नमस्ते स्टूडेंट्स। क्लास 11th में अपना जो टॉपिक चल रहा है ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र। उस अपवाह तंत्र में अपन ने कल देखा था हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में क्या अंतर होता है, और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जो है उसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी। अब आज हम शुरू करेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का जन्म कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ। तो पहले तो अपन पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास और उसके बाद में पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। तो ये अपवाह तंत्र जो है बहुत प्राचीन कालीन 3 भूगर्भीय घटनाओं ने इसका उद्गम की बात करें, इसके प्रारंभ की बात करें तो इसमें कहा जाता है कि बहुत प्राचीन काल में 3 महत्वपूर्ण भूगर्भीय घटनाएँ हुई थी। उन घटनाओं के कारण क्या हुआ, इस प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का जन्म हुआ। कौन कौन सी घटनाएँ थी, तो इसमें बताई गई कि आरंभिक यानी प्रारंभिक समय में टर्सरी काल, एक भूगर्भिक समय सारणी आती है, उसमें टर्सरी काल जो होता है, उस टर्सरी काल में के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी जो ढाल थे, पश्चिमी ढालों के अवतलन का अर्थ होता है धंसना, यानी पश्चिमी जो ढाल थे वो ढाल के अभी अपन देखते हैं पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट और पश्चिमी मैदान, तो वहाँ पर एक पश्चिमी जो घाट है उस पश्चिमी घाट के पास वाला जो क्षेत्र था वो नीचे धंस गया, जिससे क्या हुआ समुद्र तल से नीचे हो गया। और इसका जो मूल जल संभरण जल ग्रहण क्षेत्र जो था वो दोनों ओर नदी की समान अवस्था में परिवर्तित हो गया, यानी इसके ऊपर से यहाँ से उद्गमित होने वाली जो नदियाँ थी वो दोनों ओर चलने लगी, जिसके कारण कुछ नदियाँ अरब सागर में और कुछ नदियाँ बंगाली खाड़ी की ओर बहने लगी। तो ये टर्सरी काल के दौरान की घटना है, जब पश्चिमी पार्श्व का जो धसाव हुआ था जिसके कारण समुद्र तल से नीचा हो गया और मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की सामान्य अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अगला, धीरे धीरे आज भी अपन बोलते हैं कि हिमालय का आज भी उत्थान हो रहा है। तो धीरे धीरे हिमालय के उत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड जो था, खंड के उत्तरी भाग का और ज़्यादा धसाव हो गया और इसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर भ्रंश और द्रोणियों का निर्माण हो गया। भ्रंश का अर्थ होता है ऊपर उठे हुए और द्रोणियाँ होती है नीचे धसे हुए भूभाग। तो ऊपर उठे हुए नीचे धसे हुए भूभागों का निर्माण हुआ और इन्हीं भ्रंश और घाटियों में से नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहकर जाती है, बहकर निकलती है और अपरदित पदार्थों से। अब नर्मदा और ताप्ती नदियों के अंदर जो भी मलबा कचरा जो बह के आता है वो क्या होता है, ये जो द्रोणियाँ होती हैं उन द्रोणियों में भर जाता है। द्रोणियों का गहरी खाइयाँ जो होती है उन गहरी खाइयों में जब गिरेगा तो आगे तो कहाँ से बढ़ पाएगा, और वहाँ से बढ़ के जब नदी जल आगे बढ़ता है तो उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई निक्षेप नहीं पाया जाता। इसलिए कहा जाता है कि अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं वो नदियाँ निक्षेप या डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो इन्हीं नर्मदा और तापी इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही है और अपरदित पदार्थों से उन दरारों को आज लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए नदियाँ निक्षेप और डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तीसरा, इसी काल में प्रायद्वीपीय जो खंड था वो उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में क्या हो गया, झुकाव हो गया इसका। उत्तर पश्चिम दिशा जो होती है ऊपर हो गई और दक्षिण पूर्व वाला जो पार्ट है वो नीचे हो गया। इस कारण अधिकतर नदियों का अपवाह बंगाल की खाड़ी की तरफ हो गया, यानी उधर बहने लग गई। तो इस प्रकार से अब प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास हुआ। अब अपन बात करेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं उन नदियों के बारे में। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं महत्वपूर्ण नदियों में। सबसे पहली नदी है महानदी। ये जो महानदी है कहाँ से निकलती है, ये छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में सियावा के पास से ये नदी निकलती है, इसका उद्गम होता है और ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते दोनों राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 851 किलोमीटर, जलग्रहण क्षेत्र है वो 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर से, यानी इतने क्षेत्र को कवर करती है ये। अभी एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो जितना क्षेत्र कवर होता है उसको इसमें जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। इसके निचले भाग में यानी इसका जो नीचे वाला जो भाग उसमें नौ संचालन का कार्य भी होता है। इस नदी की अपवाह द्रोणी का अर्थ इसका कितना प्रतिशत भाग कौन से राज्य में स्थित है, तो 53% भाग तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में स्थित है तथा 47% भाग उड़ीसा में फैला हुआ है। तो ये नदी कितने राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, 3 महत्वपूर्ण ऐसे राज्य जिनसे होकर के ये अपना जल आगे बढ़ती है, जल लेकर के। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र माना गया है। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र माना गया है, जिसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नामक एक स्थान है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से ये नदी निकलती है और सहायक नदियाँ
और सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर के ये आगे की तरफ बढ़ती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। इस गोदावरी नदी की जो लंबाई वो कितनी है? 1465 किलोमीटर। और इसका जलग्रहण क्षेत्र जो है वो 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का 49% महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और शेष भाग आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। इसकी प्रमुख कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। अपन इसकी सहायक नदियों की बात कर रहे थे कि इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ भी है। तो सहायक नदियों में अपन देखते हैं तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा, ये महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। अब इसमें कहा जाता है कि पोलावरम के दक्षिण में, पोलावरम एक जगह का नाम है जिसके दक्षिणी भाग में, जहाँ इसके मार्ग के निचले भागों में बाढ़ आने का संभावना ज़्यादा बनी रहती है, बाढ़ आती रहती है। गोदावरी एक जलप्रपात का निर्माण भी करती है। राजामुंडी के बाद ये कई धाराओं में बढ़कर एक डेल्टा का निर्माण भी, यानी ये जलप्रपात भी बनाती है। जलप्रपात का अर्थ होता है ऊपर से जल का गिराना, और डेल्टा का अर्थ होता है लास्ट मुहाने पर मिट्टी का जमाव करना। तो ये डेल्टा भी बनाती है और जलप्रपात का निर्माण भी करती है। इसके बाद में अपन देखेंगे कृष्णा नदी। ये एक एक नदियों को आप नोट करते हुए जाना है। अगर किसी के नेट प्रॉब्लम के कारण ये पेज साफ नहीं दिखता है तो इसको क्या है, अपन जो बोल रहे हैं उस बोलने वाली जो लैंग्वेज है उसको आप लिखते जाए साथ में। तो कृष्णा नदी का उद्गम सह्याद्री महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है और इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। यानी अपन बात करें कि गोदावरी के बाद दूसरी बड़ी नदी। इसकी सहायक नदियों में कोयना, तुंगभद्रा, भीमा महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। और इस नदी का जलग्रहण जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में 27%, कर्नाटक में 44%, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 29% भाग पर फैला हुआ है। तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 4 राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। इसके बाद में आती है कावेरी नदी। इसका जो उद्गम है वो कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से 1341 मीटर की ऊंचाई से ये नदी निकलती है और ये 800 किलोमीटर लंबी है और 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा ये कम उतार चढ़ाव के साथ प्रवाहित, कम उतार चढ़ाव इसमें ज़्यादा एक समान समतल रूप में आगे बढ़ती है। और ये जो है 12मासी नदी है क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऊपर ज़्यादा गर्मी रहती है तो उस दौरान पहाड़ियों पर जमा हुआ जो बर्फ़ होता है वो पिघल कर आता रहता है। और निम्न क्षेत्रों में उत्तरी पूर्वी मानसून यानी सर्दियों में भी वर्षा होने के कारण इसमें जल रहता है। इस नदी द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। और अपन कई बार देखते हैं इसको लेकर के कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य क्या होता है, विवाद की स्थिति बनी रहती है। कावेरी जल विवाद, कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों के मध्य कावेरी जल विवाद चल रहा है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है कावेरी, भवानी और अमरावती। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये तो थी अपने बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदी। अब अपन देखेंगे अरब, नर्मदा और तापी, जिसमें अरब सागर की तरफ इसका जो उद्गम है वो अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी किनारे से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से इस नदी का उद्गम होता है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य ये भ्रंश घाटी में बहते हुए संगमरमर की चट्टानों में, संगमरमर की जो चट्टानें होती हैं वहाँ पर महाखंड यानी ज़्यादा गहरे खंडों का निर्माण कर, और जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात का निर्माण यानी तो नर्मदा नदी किस जलप्रपात का निर्माण करती है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। लगभग 1312 किलोमीटर बहने के बाद ये भड़ोज के दक्षिण में, भड़ोज जो शहर है गुजरात का, उसके दक्षिण में अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ये 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख बनाती है। ज्वार नदमुख का अर्थ है समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उस ज्वार की जो लहर है वो 27 किलोमीटर तक अंदर तक पहुँच जाती है। इसमें सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर स्थित है। इसको भी याद रखना है, सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है, तो नर्मदा नदी पर। अब भारत सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था नमामि देवी नर्मदे, इसी नर्मदा नदी को लेकर के। अब इसमें अपने
इसका क्या उद्देश्य था, क्यों चलाया गया था ये नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक संकल्प था जो 11 दिसंबर, अब इसमें जो 2016 लिखा है ये श्योर नहीं है, बाकी आप 11 दिसंबर याद रखना, अपनी बुक में 11 दिसंबर ही दिया हुआ है। तो 11 दिसंबर 2016 में प्रारंभ किया था, लेकिन इसको आप एक बार ध्यान से देख लेना। तो 11 दिसंबर अपने को याद रखना है कि इसे नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 11 दिसंबर को नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा शुरू की गई थी। और ये सेवा यात्रा जो है इस नदी के उद्गम के स्थान से शुरू की गई थी। ये सेवा यात्रा शुरू होने से पहले नदी को चुंदड़ी ओढ़ाई गई और कलश यात्रा निकाली गई। और नर्मदा सेवा यात्रा का प्रारंभ अमरकंटक में पूजा अर्चना के बाद में इसकी शुरुआत की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य था नर्मदा नदी का संरक्षण या उसको शुद्धता प्रदान करना। और इसी से आज सरकार अन्य नदियों को भी इसी उद्देश्य के आधार पर उनको साफ करने के पीछे लगी हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है तापी। तापी पश्चिम में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मूलताई से ये नदी निकलती है। 724 किलोमीटर लंबाई है और 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये अपना जल बहती है, यानी इसका अपोह क्षेत्र है। अपोह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र, 15% MP और शेष 6% भाग गुजरात में पड़ता है। प्रवाह क्रम यानी किस किन राज्यों से होकर के बहती है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए इसमें जाकर गिर जाती है अरब सागर में। अब अपने एक महत्वपूर्ण नदी है, राजस्थान नदी तंत्र की महत्वपूर्ण नदी है लूनी। इसका जो उद्गम है ये अजमेर जो क्षेत्र है, अजमेर के पुष्कर के पास दो जलधाराओं के रूप में सरस्वती और सागरमती दो जलधाराएं उत्पन्न होती है। और ये जब जलधाराएं मिल जाती है तो उसको लूनी नदी के नाम से जानते हैं। जो गोविंदगढ़ के पास आपस में जाकर मिलती है और वहाँ से इसको लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से अरावली से निकलकर लूनी कहलाती है। तलवाड़ा तक पश्चिम में बहकर फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहकर कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। और ये एक अल्पकालीन नदी तंत्र है। अल्पकालीन कुछ समय के लिए ही इसका उद्गम होता है, बाद में ये समाप्त भी हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण रूप से अपने नदियों के बारे में था। अभी अपने कुछ महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं, जैसे कुछ छोटी नदियाँ हैं, उन नदियों के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें पश्चिम की ओर बहने वाली महत्वपूर्ण छोटी नदियाँ जो है, कौन कौन सी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती है, जैसे शत्रुंजी है, भद्रा नदी है, डाडर नदी है, साबरमती है, माही नदी है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ छोटी नदियाँ हैं जिनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।